हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए कक्षा में अध्यापक द्वारा प्रयुक्त होने वाली प्रक्षेपित सहायक सामग्री है। फर्स्ट है फ्रेंड इसमें एपीडीआईस्कोप। ओके, एपीडीआईस्कोप एंड सेकंड क्या है? सेकंड है इसमें चॉक बोर्ड। थर्ड है इसमें क्षेत्रीय भ्रमण। फोर्थ है फोटोग्राफ। ओके, तो इसमें जो होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए कक्षा में अध्यापक द्वारा प्रयुक्त होने वाली प्रक्षेपित सहायक सामग्री है, तो वो एपीडीआईस्कोप है। ओके, राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में से क्या यह दर्शाता है कि भाषा किसी व्यक्ति की पहचान से जुड़ी हुई है। ओके, तो फर्स्ट है, किसी व्यक्ति की भाषा यह दर्शाती है कि वह किस वर्ग के लोगों के साथ रहता है। सेकंड है इसमें कि वर्ग पदानुक्रम को बनाए रखने में भाषा एक निर्णायक कारक है। थर्ड है, एक अलग भाषा बोलने वाले व्यक्ति को एक साथी इंसान के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ओके, इसमें जो करेक्ट होगा फ्रेंड वो यह हो जाएगा कि निम्नलिखित में से क्या यह दर्शाता है कि भाषा किसी व्यक्ति की पहचान से जुड़ी हुई है। तो भाषा जो किसी व्यक्ति की पहचान से जो जुड़ी हुई है वो किससे जुड़ी हुई है? तो वो जुड़ी हुई है किसी व्यक्ति की भाषा वह दर्शाती है किसी व्यक्ति की भाषा यह दर्शाती है कि वह किस वर्ग के लोगों के साथ रहता है, और वर्ग पदानुक्रम को बनाए रखने में भाषा एक निर्णायक कारक है। ओके, पहला दूसरा तो राइट है। तीसरा क्या है कि एक अलग भाषा बोलने वाले व्यक्ति को एक साथ ही इंसान के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, तो ये गलत है। पहला दूसरा राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुभाषावाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। ओके, बहुभाषावाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। फर्स्ट है इसमें बहुभाषावाद व्यक्ति विकास में बाधा बन सकता है। तो बहुभाषावाद जो है वो व्यक्ति विकास में बाधा बन सकता है। एंड सेकंड क्या है? तो ये गलत है। ओके, सेकंड है कि बहुभाषावाद को सांस्कृतिक समृद्धि को अभिव्यक्ति के रूप में देखा जा सकता है। बहुभाषावाद को सांस्कृतिक समृद्धि को अभिव्यक्ति के रूप में देखा जा सकता है। यस, ये करेक्ट है। थर्ड क्या है कि बहुभाषावाद एक व्यक्ति को अधिक सहिष्णु बनाता है। ओके, तो ये भी करेक्ट है। एंड फोर्थ क्या है कि इसमें कि भाषा में बहुभाषावाद की व्यापकता ने इसके आर्थिक विकास को रोक दिया है, तो ये गलत है। ओके, तो इसमें राइट जो होगा दूसरा और तीसरा करेक्ट है। ओके, दूसरा जो है कि बहुभाषावाद को सांस्कृतिक समृद्धि को अभिव्यक्ति के रूप में देखा जा सकता है, और बहुभाषावाद एक व्यक्ति को अधिक सहिष्णु बनाता है। दूसरा तीसरा राइट है। राइट आंसर इज सेकंड। आगे देखते हैं, हमें अपनी पाठ्य योजना में लचीलापन क्यों सुनिश्चित करना चाहिए। तो फर्स्ट है, पाठ्य योजना में लचीलापन एक योजना में कई चीज़ों को शामिल करने की अनुमति देगा ताकि पाठ्यक्रम को जल्द पूरा किया जा सके। सेकंड है, इसमें लचीलापन निरंतर आकलन के जरिए योजना को समायोजित करने देगा। थर्ड है, इसमें दृढ़ पाठ्य योजना की तुलना में निरंतर मूल्यांकन कम महत्वपूर्ण है। ओके, इसमें जो राइट होगा कि हमें अपनी पाठ्य योजना में लचीलापन क्यों सुनिश्चित करना चाहिए, तो हमें अपनी पाठ्य योजना में लचीलापन जो सुनिश्चित करना चाहिए वो क्यों करना चाहिए? क्योंकि लचीलापन निरंतर आकलन के जरिए योजना को समायोजित करने देगा। ओके, राइट आंसर इज सेकंड, ओनली सेकंड करेक्ट है। ओके, करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, मान लीजिए हम किसी विशेष गांव में विभिन्न आय वर्गों में व्यक्तियों की संख्या जानना चाहते हैं, तो इसके लिए आंकड़े नगर पालिका पंचायत कार्यालय के पास उपलब्ध होंगे। यह निम्नलिखित में से किस स्रोत से जो है एकत्रित किए गए आंकड़े का एक उदाहरण है। तो किस स्रोत से है? तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें प्राथमिक स्रोत, एंड सेकंड है द्वितीयक स्रोत। ओके, तो इसमें राइट जो होगा वो बी हो जाएगा, केवल द्वितीयक स्रोत। ओके, राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैट्रिक तथा इंपीरियल प्रणाली दोनों में निम्नलिखित में से कौन सा जो है मापन इकाई के प्रकार हैं। मैट्रिक तथा इंपीरियल प्रणाली दोनों में निम्नलिखित में से कौन सा मापन इकाई के प्रकार है? तो वो है आधारभूत इकाई, सेकंड है व्युत्पन्न इकाई। ओके, इसमें जो राइट होगा वो सी हो जाएगा। ओके, कि आधारभूत इकाइयाँ और व्युत्पन्न इकाइयाँ। राइट आंसर इज सी।
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समय माप को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो समय माप को दर्शाता है। फर्स्ट है किसी कार्य को पूरा करने में हमें कितना समय लगता है। सेकंड है कोई घटना दिन में कब घटित हुई है। एंड थर्ड है 3D वस्तु द्वारा विस्थापित पानी की मात्रा। ओके, तो इसमें जो राइट होगा, इसमें राइट क्या है, इसमें जो राइट होगा फ्रेंड वो हो जाएगा बी। ये निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है समय माप को दर्शाता है वो है फ्रेंड, इसमें फर्स्ट क्या है किसी कार्य को पूरा करने में हमें कितना समय लगता है, ये करेक्ट है। सेकंड है कोई घटना दिन में कब घटित हुई, ये करेक्ट है। थर्ड है 3D वस्तु द्वारा विस्थापित पानी की मात्रा, तो ये गलत है। तो पहला दूसरा राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसमें ये आकृति में दो त्रिभुजाकार फलक होते हैं। ओके, आकृति में दो त्रिभुजाकार फलक होते हैं, एक ऊपर तथा एक नीचे, जिन्हें आमतौर पर आधार के नाम से जाना जाता है, तथा 3 आयताकार फलक जो त्रिकोणीय छोर के लंबवत होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं फ्रेंड प्रिज्म। ओके, राइट आंसर इज डी। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्यामिति का एक मूल अभिगृहित नहीं है। ओके, तो मूल अभिगृहित जो नहीं है वो क्या है, वो है फ्रेंड इसमें फर्स्ट है इसमें कि हर रेखा यानी सीधी रेखा तथा समतल बिंदुओं का एक समुच्चय है। सेकंड है यदि दो समतल एक दूसरे को काटते हैं तो उनका प्रतिच्छेदन एक सीधी रेखा होती है। थर्ड है एक बिंदु से केवल कुछ रेखाएं खींची जा सकती हैं। फोर्थ है एक समतल में दो दिए गए बिंदुओं के माध्यम से खींची गई रेखा भी समतल में निहित होती है। ओके, इसमें जो राइट है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्यामिति का एक मूल अभिगृहित नहीं है, तो मूल अभिगृहित जो नहीं है वो यह है इसमें कि एक बिंदु से केवल कुछ रेखाएं खींची जा सकती हैं। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। आगे देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। मीटर शब्द ग्रीक शब्द से लिया गया है, तो किससे लिया गया है, मीटर शब्द जो लिया गया है वो किस ग्रीक शब्द से लिया गया है, तो वो लिया गया है फ्रेंड इसमें ए है मेट्रॉन, बी है मिंटर, सी है मॉर्टन एंड डी है मिंट्रॉन। ओके, वो लिया गया है मॉर्टन से लिया गया है। राइट आंसर इज सी। आगे देखेंगे किस वर्ष में वाट तथा माप की मैट्रिक प्रणाली को भारतीय संसद द्वारा अपनाया गया है, तो किस वर्ष में वाट तथा माप की मैट्रिक प्रणाली को भारतीय संसद द्वारा अपनाया गया है, तो किसके द्वारा, ए है 1956, बी है 1962, सी है 1967 एंड डी है 1966। राइट आंसर ए हो जाएगा, 1956 के द्वारा जो है वो अपनाया गया है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि बच्चों को सही तरीके से स्केल का उपयोग करना तथा सीखने को सक्षम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता है। तो फर्स्ट है स्केल पर उप इकाइयों के अंकन से बच्चों को परिचित कराना। सेकंड है मापन वस्तु के साथ स्केल को उचित रूप से रखना। थर्ड है वास्तविक ऊंचाई लंबाई ज्ञात करने से पहले लंबाई का अनुमान लगाना। एंड फोर्थ है लंबाई की सही ढंग से गणना करना। ओके, तो इसमें जो राइट होगा फ्रेंड वो हो जाएगा डी। ओके, तो इसमें जो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट जो है इसमें कि स्केल पर उप इकाइयों के अंकन से जो है बच्चों को परिचित कराना। ओके, कि बच्चों को सही तरीके से स्केल का उपयोग करना तथा सीखने को सक्षम करने के लिए निम्नलिखित में से किस अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता है, वो है फ्रेंड इसमें कि स्केल पर उप इकाइयों के अंकन से बच्चों को परिचित कराना। सेकंड है मापन वस्तु के साथ स्केल को उचित रूप से रखना। थर्ड है वास्तविक लंबाई ज्ञात करने से पहले लंबाई का अनुमान लगाना। एंड फोर्थ है फ्रेंड इसमें कि लंबाई की सही ढंग से गणना करना। ओके, तो इसमें चारों राइट है, तो राइट आंसर ही डी। आगे देखेंगे फिल इन ज्यामिति के में परावर्तन की अवधारणा दर्पण में परावर्तन के समान होती है। परावर्तन आकृतियों में फिल इन दी ब्लैंक्स उत्पन्न करता है, तो क्या उत्पन्न करता है, वो उत्पन्न करता है फ्रेंड फर्स्ट है इसमें विषमता, सेकंड है सममिति। ओके, वो जो है ज्यामिति में परावर्तन की अवधारणा दर्पण में परावर्तन के समान होती है। परावर्तन आकृति में जो है वो विषमता और सममिति जो है उत्पन्न करता है। राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ओके, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। फर्स्ट है फ्रेंड इसमें एक बॉक्स एक ईंट तथा असमान आयामों वाली समान आकार की वस्तुओं को घनाभ के नाम से जाना जाता है। ओके, एंड सेकंड है फ्रेंड इसमें कि ये क्या, ये करेक्ट है। एंड सेकंड एक घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई बराबर हो तो उसे एक घन के नाम से जाना जाता है। तो पहला दूसरा इसमें दोनों राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि इम्प्रूव दी ब्रैकेट
ब्रैकेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, मतलब राज बाउट एन एप्पल अ शॉप। ओके, राज बाउट एप्पल अ शॉप इज अ फॉर्म, इसमें फॉर्म का हम यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द वर्ड इज अपोजिट मीनिंग टू द गिवन वर्ड हैट्रेड। ओके, तो हैट्रेड क्या है? हैट्रेड जो है इसमें हम किस वर्ड का यूज़ करेंगे? तो हैट्रेड में जो हम यूज़ करेंगे फ्रेंड, वो हम करेंगे इसमें हम फॉर्म इसमें जो करेंगे, ए है लॉथ, बी है हॉर्स, सी है लाइकिंग एंड डी है सेफ। ओके, तो इसमें हम जो करेंगे उसमें हम लाइकिंग का यूज़ करेंगे। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड फोर्स। ओके, फोर्स में हम जो यूज़ करेंगे फ्रेंड वो कंपेल का यूज़ करेंगे। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड गेस्ट। गेस्ट में हम जो यूज़ करेंगे फ्रेंड वो हम करेंगे विजिटर का। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस। इसमें जो हम करेंगे फ्रेंड वो ए बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेस, वो डायरेक्टरी करा करेंगे। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव select the alternative which best express the meaning of the idiom phrase. Okay, कॉक एंड बल स्टोरी। कॉक एंड बल स्टोरी क्या है? इन्वेस्टिगेट है, बी है इसमें फर्स्ट, ए है इन्वेस्टिगेट, बी है एन एपिसोड टेल, सी है इस्टेब्लिश वन सेल्फ एंड डी है अटेंड टू। ओके, इसमें जो राइट होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा, एन अटेंड एन एपिसोड टेल। ओके, राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज गो आउट ऑफ वन वे। ए है टू बी प्लेन एंड एविडेंट, बी है मेक ए स्पेशल इफर्ट, सी है लाफिंग आउट लॉड एंड डी है अबंडेंट विदाउट सपोर्ट्स। ओके, तो इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग द इडियम फ्रेज गो आउट वन वे। इसका इसमें जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा बी, मेक अ स्पेशल एफर्ट। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेंटेंस हैज बीन गिवन विथ अ ब्लैंक टू बी फिल्ड विथ एन एप्रोप्रिएट वर्ड, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। वी फिल इन द ब्लैंक, हैव टाइम टू कैच द फ्लाइट। ओके, इसमें जो राइट होगा फ्रेंड वो हो जाएगा, ए है 8, बी है स्टील, सी है एंड डी है विदाउट। वी स्टिल हैव टाइम टू कैच द फ्लाइट। राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स। स्किनर के लिए अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण उपाय फिल इन द ब्लैंक्स का दर है। किसका दर है? तो वो जो दर है फ्रेंड, ए फर्स्ट है इसमें संदेश देने का, बी है जवाब देने का। ओके, तो स्किनर के लिए अधिगम सबसे महत्वपूर्ण उपाय जो है वो क्या है? तो वो है फ्रेंड जवाब देने का दर है। ओके, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अकेले अवलोकन के माध्यम से नए व्यवहार का अधिग्रहण किया जाता है तो अधिगम प्रतीत होता है। तो अधिगम जो प्रतीत होता है फ्रेंड वो किससे प्रतीत होता है? तो वो होता है ज्ञानात्मक प्रतीत होता है। ओके, राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा, केवल सेकंड सही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जीन पियाजे के नैतिक निर्णय के सिद्धांत के कितने चरण हैं? जीन पियाजे के नैतिक निर्णय के सिद्धांत के जो चरण हैं, ए है 2, 3, बी है 2, सी है 4 एंड डी है 5। ओके, जीन पियाजे के नैतिक निर्णय के सिद्धांत के जो चरण हैं फ्रेंड वो 2 चरण हैं। ओके, राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट बी हो जाएगा, 2 चरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाषण को छोड़कर अन्य साइन सिस्टम है? कौन सा भाषा को छोड़कर अन्य साइन सिस्टम है? तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें कि लेखन एंड सेकंड है संख्या पद्धति। पहला दूसरा राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर इज सी। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किस घटक को सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो किसको वर्गीकृत किया जा सकता है? तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें राजनीतिक संस्थान को। ओके, और सेकंड है फ्रेंड इसमें सेकंड उद्योग, ये गलत है। थर्ड भू आकृतियाँ, ये भी गलत है। फोर्थ क्या है? समुदाय, ये करेक्ट है। पहला चौथा राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पर्यावरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ओके, पर्यावरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फर्स्ट है इसमें पर्यावरण अध्ययन केवल विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा गणित से जो है अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है। तो ये क्या? यही गलत है। राइट आंसर जो होगा फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड क्या है? पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य बच्चों में जो है बच्चों में उस वातावरण की पूर्तता या एकीकृत परिप्रेक्ष्य को विकसित करना है जहां वह रहता है। तो ये रहती है, करेक्ट है।
पर्यावरण अध्ययन बच्चों को उनके प्राकृतिक तथा मानव निर्मित परिवेश के साथ जुड़ने तथा अन्वेषण करने में मदद करता है, ये भी करेक्ट है। फोर्थ है पर्यावरण अध्ययन को विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों के बजाय प्राथमिक स्तर पर पेश किया जाता है, तो ये भी करेक्ट है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के अध्ययन के लिए क्षेत्र भ्रमण का एक उद्देश्य नहीं हो सकता है। तो क्षेत्र भ्रमण का जो उद्देश्य नहीं है वो क्या है। तो फर्स्ट है फ्रेंड, छात्र पौधों के आरेख बनाने में सक्षम होंगे। सेकंड है छात्रों को उनके नामों से कुछ परिचित पौधों की पहचान करने में सक्षम होंगे। थर्ड है छात्रों को पौधों की बाहरी विशेषताओं में अंतर का अवलोकन करने तथा रिकॉर्ड करने में सक्षम होंगे। एंड फोर्थ है फ्रेंड, इसमें कि छात्रों को आकार के आधार पर पौधों को वर्गीकृत करने तथा देखी गई विविधता के गुण को पहचानने में सक्षम होंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधे के अध्ययन के लिए क्षेत्र भ्रमण का एक उद्देश्य नहीं हो सकता है। तो जो नहीं हो सकता है फ्रेंड वो यह है कि छात्र पौधों के आरेख बनाने में सक्षम होंगे, तो ये क्या है, ये गलत है। राइट आंसर इज ए। आगे देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से किस प्रकरण के माध्यम से बच्चों को पौधों से अवगत करवाया जाता है। तो किसके माध्यम से अवगत करवाया जाता है। तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें आश्रय, सेकंड है यात्रा, थर्ड है भोजन एंड फोर्थ है जानवर। तो राइट आंसर इज सी, भोजन के द्वारा जो है अवगत कराया जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन के में निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्माणात्मक मूल्यांकन नहीं है। ओके, निर्माणात्मक मूल्यांकन कौन सा नहीं है। तो जो नहीं है फ्रेंड वो क्या है। फर्स्ट है पास की जंगल या पार्क की यात्रा, तो ये करेक्ट है। सेकंड है पर्यावरण अध्ययन में के किसी भी विषय पर एक प्रॉप प्रस्तुति परीक्षा, ये भी करेक्ट है। थर्ड है छात्रों को युग्मन करके तथा उनसे चर्चा करने के लिए कहना, ये भी करेक्ट है। लेकिन जो मूल्यांकन का नहीं है निर्माणात्मक मूल्यांकन का, वो है पर्यावरण अध्ययन के सभी विषयों पर सत्र के अंत की परीक्षा देना। तो राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विषय आधारित कार्य के संदर्भ में सही नहीं है। ओके, तो फर्स्ट है फ्रेंड, किसी एक विषय पर ध्यान केंद्रित करते समय पाठ की विषय सूची भाषा की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। ओके, तो ये क्या है फ्रेंड, ये जो है ये सही है। इसमें जो है सही नहीं है पूछा, तो ये तो करेक्ट है। सेकंड क्या है, यह किसी शिक्षण को व्यवस्थित करने का एकमात्र तरीका है। एकमात्र तरीका क्या है, ये निगेटिव टैग वर्ड है। ओके, तो ये गलत है। ओके, कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय आधारित कार्य के संदर्भ में सही नहीं है। वो यह किसी के शिक्षण को व्यवस्थित करने का एकमात्र तरीका नहीं हो सकता, ये क्या है, ये गलत है। थर्ड क्या है, विषय पर कार्य करना अधिगम की प्रक्रिया की मदद कर सकता है, यस ये करेक्ट है। फोर्थ है, यह आपको जो है किसी विषय की गहराई में जाने की अनुमति देता है, यस ये भी करेक्ट है। ओके, इसमें राइट जो निगेटिव है बस वो बी वाला हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र गतिविधियों के संदर्भ में सही नहीं है। स्वतंत्र गतिविधि के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। फर्स्ट है वहाँ एक वास्तविक संप्रेषण होता है। सेकंड है माहौल अनौपचारिक होना चाहिए। थर्ड है वे भाषा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एंड फोर्थ है वहाँ अक्सर एक खुली सामग्री होती है। ओके, तो यहाँ राइट जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा, वे भाषा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ओके, आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कदम विचारों के आयोजन के अंतर्गत नहीं आता है। विचारों के आयोजन के अंतर्गत जो नहीं आता है, फर्स्ट क्या है फ्रेंड, समय संदर्भ देखें। ओके, एंड सेकंड है इसमें विचारों के जुड़ने के तरीकों की जांच करना। थर्ड है विचारों की व्याख्या के तरीके की जांच करना। फोर्थ है कॉल टेंस की जांच करना। ओके, तो इसमें जो राइट होगा फ्रेंड वो क्या होगा, इसमें जो राइट होगा वो डी हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कदम विचारों की आयोजन के अंतर्गत नहीं आता है। वो है फ्रेंड इसमें कॉल टेंसेस की जांच करना। राइट आंसर ही डी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीक्षा का एक हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन सा समीक्षा का जो है वो हिस्सा है। फर्स्ट है इसमें पाठ को समीक्षा तथा सारांशित करना, ये राइट है। सेकंड है गृह कार्य को सेट करना, ये करेक्ट है। तो पहला दूसरा इसमें राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज सी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।